नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। वक्त हो चला है 5 बजे 25 खबरों का, लेकिन सबसे पहले 5 बजे 25 खबरों में बात करेंगे दो बड़ी खबरों की जो यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दिग्गज दिल्ली दौरे पर गए हैं। संभावना है कि मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रोटम स्पीकर रामविचार नेताम भी साथ में दिल्ली गए हैं। सीएम ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के से सौजन्य मुलाकात होगी। मंत्रिमंडल पर भी चर्चा संभव है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी दिल्ली गए हुए हैं। जेपी नड्डा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी और मंत्रिमंडल के नाम आज तय हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर नेता दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसी संभावना है कि आज मंत्रिमंडल में जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि सौजन्य मुलाकात होगी, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि जो नाम है वो आलाकमान ही तय करेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां दोनों ही जगहों के नेता, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि मंत्रिमंडल पर मुहर आज लग सकती है और कभी भी मंत्रिमंडल के नाम आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता दिल्ली दौरे पर हैं और आलाकमान से आज वो मुलाकात करेंगे और मंत्रिमंडल के नामों पर आज मुहर लग सकती है। तो देखिए, मंत्रिमंडल जिसका सबको इंतजार है और जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हो चुके हैं, 3 दिसंबर को रिजल्ट आए, उसके बाद से लगातार सबको इसी पर नजर है, सबकी इसी पर नजर है कि आखिर मंत्रिमंडल के नाम कब आएंगे। क्योंकि जब मंत्रिमंडल के नाम आएंगे तभी जो सरकार है उसके विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, तेजी मिलेगी और इसीलिए सबको इंतजार है कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन से वो चेहरे होंगे, कौन से वो नाम होंगे जो शामिल होंगे। तो चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से जुड़े हुए हैं। रायपुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा हैं, वहीं भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रायपुर का मैं रुख करना चाहूंगी। रायपुर से राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो राजेश, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सौजन्य मुलाकात होगी, लेकिन सबकी नजरें जो हैं मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। तो क्या लगता है कि आज कैबिनेट के जो नाम हैं उन पर मुहर लग जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन कब तक होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हैं, नए चेहरे होंगे, पुराने चेहरे होंगे। ये तमाम सवाल छत्तीसगढ़ के लोगों के, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जहन में तैर रहा है और यही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से भी कर रहे हैं, मगर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा और साथ में प्रोटेम स्पीकर जो है रामविचार नेताम, ये चारों नेता दिल्ली गए हैं और जब दिल्ली जा रहे थे तो हमारी उनसे एयरपोर्ट पे बातचीत हुई और यही सवाल किया गया। तो उनका कहना है कि वो मतलब जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो बड़े नेताओं का आभार व्यक्त करने, उनको थैंक यू बोलने नहीं जा पाए और जो जा रहे हैं उनसे सौजन्य मुलाकात करने जा रहे हैं। मगर चर्चा इस बात की भी है कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे सीनियर्स जीत के आए हैं और बहुत सारे नए लोग भी जीत के आए हैं। उनमें से किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में लेना है, किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, कैसे नए और पुराने चेहरों का समावेश करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, हाईकमान से मिलेंगे और एक लिस्ट फाइनल लेकर वो आएंगे। हालांकि इस बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, मगर चर्चा इस बात की भी कि इस मामले को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर मुहर भी लग सकती है दिल्ली में और वो चेहरा लेकर आ सकते हैं और शायद आज या कल जब वो लौट के आए तो मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। मगर कोई फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कर रहा। हमने रमन सिंह से बातचीत की, उनका यह कहना है कि ये पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन से चेहरे उनके मंत्रिमंडल में होना चाहिए। इसी तरह जब हमने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से बात की, उन्होंने भी ये सवाल टाल दिया और जब मुख्यमंत्री से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी जो दिल्ली जा रहे हैं तो केवल और केवल इस बात को लेकर जा रहे हैं कि प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, उनसे मुलाकात करेंगे, सौजन्य भेंट मुलाकात होगी। और जो जानकारी मिल रही है कि आज रात ही दिल्ली पहुंचने के बाद ही आज से ही उनका सभी वरिष्ठ नेताओं से मेलजोल का क्रम जारी है और कल फर्स्ट आवर्स में वो
वो ये विष्णुदेव साय लौट सकते हैं। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहां से मंत्रिमंडल का नाम फाइनल हो सकता है और मंत्रिमंडल का नाम फाइनल होने के बाद आज देर रात या कल तक मंत्रिमंडल की घोषणा यहां पर की जा सकती है, क्योंकि 19 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सभी विधायक जो हैं शपथ लेंगे और अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा होगी और भाषण भी होगा। तो उसके पहले ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल के नाम की घोषणा यहां पर हो जाए। अब ये दिल्ली से लौटने के बाद होता है या आज शाम तक होता है, ये देखने की बात होगी, मगर निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय है कि जब विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं तो राष्ट्रीय नेताओं से मंत्रिमंडल के नामों को लेकर भी उनसे चर्चा होगी। जी जी, तो भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो नवीन, छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के नेता भी दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री की बात की जाए, उप मुख्यमंत्री की बात की जाए, सभी अभी कुछ देर पहले वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि सबको इंतजार है कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब होगा। तो क्या आज माना जाए कि आज जो कैबिनेट के चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे? है मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान करना और मंत्रिमंडल के नामों पर सबकी सहमति बनाना और समन्वय बनाना। सबसे बड़ी चुनौती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो 163 विधायक हैं उसमें कई विधायक ऐसे हैं जो 6-6 बार के विधायक हैं, 7-7 बार के विधायक हैं। गोपाल भार्गव जैसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं जो 9 बार के विधायक हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस वक्त मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में हैं। तो ऐसे में मंत्री बनाना और वो भी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र, जो 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो बड़ा मुश्किल टास्क है। शायद इसलिए सब कुछ दिल्ली से ही तय हो रहा है। मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा तीनों ही अब से कुछ देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सबसे पहले मुलाकात वो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश से करेंगे। शिव प्रकाश से बातचीत करने के बाद सभी लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे और जेपी नड्डा के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज सिर्फ चर्चा होनी है जहां तक हमें लगता है रचना, क्योंकि आज फैसला हो पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसके पहले की तमाम एक्सरसाइज भोपाल में हुई है। हितानंद शर्मा के साथ और वीडी शर्मा के साथ मोहन यादव ने बैठ के तमाम टेबल एक्सरसाइज की है, लेकिन सब कुछ सारे नामों पर सहमति नहीं बन सकी है। इसलिए अब आलाकमान के दरबार में उनको जाना पड़ रहा है। तो आज भी चर्चा होगी और चूंकि कल से मध्य प्रदेश के विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 3 दिनों का सत्र है, तो ये भी खबरें मिल रही है कि पहली दफा ऐसा होगा मध्य प्रदेश के इतिहास में कि सत्र के दौरान ही कैबिनेट का विस्तार हो। तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा रचना। मुझे लगता है कि कल शाम तक मंत्रिमंडल के में जो चेहरे होंगे उनके चेहरों से पर्दा हट जाएगा, काफ़ी हद तक पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर तय है कि इस सत्र के आखिरी तक मंत्रिमंडल के काफ़ी चेहरे नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि 32 मंत्रियों की जगह अभी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में खाली है, चूंकि 3 लोग शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के नाते, डॉक्टर मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम, और मध्य प्रदेश में 35 मंत्रियों का ही प्रावधान है, लिहाजा 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और ये भी खबर मिल रही थी रचना कि 29 लोकसभा सीटों को प्रभावित करने वाले ही वो चेहरे होंगे जिन्हें डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अगर 29 लोगों को मंत्री बनाया जाता है और 3 ये, मतलब 32, फिर भी 3 लोगों की जगह खाली रहेगी और 3 लोगों की जगह ये आगे चल के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भरा जाएगा। आगे चल के महीने 2 महीने बाद अगर लगता है मध्य प्रदेश सरकार को कि फला शख्स को मंत्री बनाने से अच्छे खासा माइलेज मिलेगा लोकसभा चुनाव में, तो वो भी फैसले पर बीजेपी जाने को तैयार होगी। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है, जिस तरीके से मशक्कत हुई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री चुनने में और जिस तरीके से आलाकमान ने सबको चौंकाया है, तो उसके हिसाब से लगता है कि मंत्रिमंडल में भी काफ़ी हद तक चौंकाने वाले नाम होंगे। खबर तो ये भी चल रही रचना कि गुजरात का फॉर्मूला लागू हो सकता है मध्य प्रदेश में। अगर गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप है, जो 4-4, 6-6 बार के एमएलए हैं, वो सब पीछे वाली कतारों में विधानसभा के भीतर बैठे हुए नजर आएंगे और सारे युवा चेहरे जो पहली बार के विधायक है, दूसरी बार के विधायक है, सब पहली रो में आपको बतौर मंत्री बैठे हुए नजर आएंगे। तो ये भी चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान ले सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पर चौंकाया है बीजेपी ने, तो वैसे ही उम्मीद की जा रही है। अब तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम आए हैं रचना, उसके बाद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो फर्स्ट टाइमर एमएलए है, जो पहली बार के विधायक है, उनको भी अरमान जग गए हैं कि हाँ, शायद जिस तरीके से मोदी जी की नजरें इनायत हो रही हैं, तो अगर हम पर नजरें इनायत हुई तो शायद हम भी मंत्री बन जाएंगे। तो इस तरीके के अरमान उनके जाग गए हैं, उनकी आस जग गई है और वो फील्डिंग में भी लग गए हैं।
कई फर्स्ट टाइमर जो एमएलए हैं वो दिल्ली भी दौड़ लगा चुके हैं। भूपेंद्र यादव जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे चुनाव के, उनसे भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। जेपी नड्डा से भी मुलाकातों का दौर चल रहा है और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो प्रभावशाली हैं, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सियासत में थोड़ी बहुत भी दखल रखते हैं, तो उनकी गणेश परिक्रमा भी फिलहाल फर्स्ट टाइमर एमएलए कर रहे हैं। जी नवीन, वो तो देखने वाली बात होगी। नवीन, सबको इसका इंतजार है कि आखिर किन नामों पर मुहर लग सकती है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर रामविचार नेताम ने अपने पद की शपथ ली है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य दलों के नेता भी शामिल थे। 19 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। रमन सिंह ने विपक्ष के सभी नेताओं का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा की गरिमा और विधायकों के सम्मान को बनाए रखने का प्रयत्न वो करेंगे। विधानसभा है, जैसा दायित्व मिलता है, जैसा निर्देश होता है और विधायकों की इच्छा थी, उसके अनुरूप इस विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य होगा और विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चरणदास महंत का उन्होंने कहा है कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए वो सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार मोदी की गारंटी पर ही काम नहीं कर रही है। किसान परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली गए कांग्रेस के पूर्व विधायकों को लेकर महंत ने कहा कि हाईकमान के निर्देश, एंटी इनकम्बेंसी और सर्वे के आधार पर टिकट कटी थी। लोकसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा, इसके लिए हम सब एकजुट हैं। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में किसान को पहली प्राथमिकता में रखा और उनको समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं भी दी, उनके मेहनत का दाम भी दिया। मगर नई सरकार के बनते ही हम लोग सुन रहे हैं कि आत्महत्याएं होने लगी, और वो भी आदिवासी बहुल बस्तर में। चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बीजेपी विधायक केदार कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस और भूपेश बघेल के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है। कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ है। उनके पूर्व विधायक ही अपने बड़े नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं नारायणपुर में किसान के सुसाइड मामले पर कहा कि किसान ने कोई लोन नहीं लिया था। कांग्रेस ऊल जुलूल बात कर रही है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में उज्जैन पहुंचे और वहां पर उनकी बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि 14 जनवरी को संक्रांति के मौके पर कैबिनेट की बैठक उज्जैन में होने जा रही है। इस बैठक में उज्जैन के विकास को लेकर फैसला होगा। विकास के लिए जिस शहर में कैबिनेट बैठक करनी होगी वहां करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक जो हुई थी वो भी उज्जैन में हुई थी। तो उत्तरायण जब चलेगा, सने सने दिन तिल तिल करके बढ़ता जाएगा, तो फिर कैबिनेट उज्जैन में करेंगे। पहली कैबिनेट अगर होगी उज्जैन में होगी, उज्जैन के सारे विकास के लिए जो जो जरूरत होगी वो यही मंजूर करके जाएंगे। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटा दिया गया और कांग्रेस ने बीजेपी की तरह सेकेंड लाइन के नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। कमलनाथ की जगह पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही गंदवानी से विधायक आदिवासी नेता उमंग सिंघार को विपक्ष का नेता चुना गया है। विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश में युवाओं की आशाओं को मूर्त रूप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देगी। साथ ही साथ राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ और युवा साथी के सहयोग और मार्गदर्शन से एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।
सबके सहयोग और मार्गदर्शन में, बड़ों के आशीर्वाद से जो एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी थी, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं। तो नई सरकार को शपथ लिए 6 दिन बीत चुके हैं। नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सत्ता संभालते ही अब कैबिनेट के साथ साथ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है। नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चर्चा में सबसे आगे सांसद विजय बघेल का नाम चल रहा है। हालांकि उन्होंने इस दौर से खुद को बाहर बताते हुए स्वयं को कार्यकर्ता के साथ चलना बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि दुर्ग जिले से मंत्रिमंडल में किसी न किसी को जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। भाजपा में लगातार ऐसे अप्रत्याशित चीजें होती हैं कि जो लोग सोच भी नहीं पाते हैं। सांसद महोदय हमारे साथ में हैं। भैया, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया और मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख आवासों की घोषणा भी कर दी। तो किस गति से ये जो काम है अब शुरू हो रहा है और कितना फायदा लोगों को जल्दी से जल्द मिलेगा? जो हमने घोषणाएं की है अक्षरशः पालन करेंगे, क्योंकि हमारी घोषणाएं मोदी की गारंटी थी और जहां मोदी जी का नाम जुड़ गया वो संकल्प और घोषणा पूरा होना है। और मंत्रिमंडल का गठन भी पूरी तरह आज या कल में हो जाएगी, ऐसी संभावना है। तो पूरी चुस्ती के साथ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। क्या उम्मीद है कि इस बार भी जिले से कोई विधायक मंत्री बनेंगे? संभावना तो पूरी है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि दुर्ग हमारा जो जिला है और लोकसभा है वो बहुत जागरूक जिला है। जिस तरीके से यहाँ पर अब नई सरकार के साथ नई उम्मीदें और नई उम्मीदों के साथ में अब नया कैबिनेट जिस तरीके से गठन होने वाला है और लोगों को अब इंतजार है कि जो घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र समिति ने जो घोषणाएं की थी, अब वो घोषणाएं पूरी होने का जो है समय आ चुका है। वक्त लगेगा लेकिन उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। तो चलिए अब आपको वाराणसी ले चलते हैं, जहां काशी तमिल संगम 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम पर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे, गैस आ गया, जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। झोपड़ी में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, कच्चे घर में रहते थे बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गए इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए। साहूकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है, ये बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वास बढ़ जाता है, ये मेरा देश है, ये बैंक मेरी है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। और इसीलिए
ये जो प्रयास है ना, वो बीज बो रहा है। बीज इस बात का बो रहा है कि भाई हमारे माँ बाप को मुसीबतें झेलनी पड़ी, हमें भी जिंदगी में मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। हम जो मुसीबतों से गुजरे, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मुसीबत से गुजरे। खुद पढ़ नहीं पाए, अशिक्षित रहे, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अशिक्षित रहे। और जब ये योजनाओं की सारी जानकारियां उसको मिलती है तो उसको लगता है कि यही समय है, यही समय है हम भी कुछ करें। और जब 140 करोड़ लोगों के मन में लगता है ना ये समय है, तो देश आगे बढ़ के रहेगा। देश को आजादी कैसे मिली? सारे देश में एक वातावरण बन गया था। कोई चरखा चलाता था, कोई पूछता था क्यों चला रहे हो चरखा, तो बोले आजादी के लिए। कोई पढ़ाई छोड़ करके भारत माता की जय करके निकल पड़ता था, पुलिस के डंडे खाता था। लोग पूछते थे क्यों मर रहे हो, बोले देश की आजादी के लिए। कोई बुजुर्ग की सेवा करता था, कोई पूछता था अरे क्या कर रहे हो भाई, नहीं बोले आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई खादी पहनता था, क्यों कर रहे हो, आजादी के लिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहने लगा कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। उपवास करता हूं तो भी आजादी के लिए, मेहनत करता हूं तो भी आजादी के लिए, बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी आजादी के लिए, सफाई का काम करता हूं तो भी आजादी के लिए, तकलीफ चलाता हूं तो भी आजादी के लिए। आजादी का ऐसा बुखार चढ़ गया, हर मन में विश्वास पैदा हो गया, अंग्रेजों को भागना पड़ा। देश उठ खड़ा हुआ। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।